Good evening, student. Today we are starting 7-day program on the fundamental of computer programming. Anytime, anywhere, if you are not getting or you are facing any difficulty, you can share your views through the official email ID of the Curious Infotech Solution, info@curiousinfotechsolution.com. In 7 days, we will focus on the 7 यूनिक पॉइंट. सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बेसिक समझेंगे, फिर कंडीशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पार्ट 1 डे 2 में, कंडीशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 को डे 3 में देखेंगे. डेटा सेट पर कैसे प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं उसे हम डे 4 में देखेंगे और डे 5 में भी उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और कैसे प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को बहुत सिंपल ढंग से बनाया जा सकता है उसे हम समझेंगे. और लास्ट डे 7 में फाइल हैंडलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम में कैसी की जाती है उसे समझेंगे. इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट को किसी दूसरे स्किल की ट्रेनिंग लेनी है तो वो ऑफिशियल ईमेल आईडी में अपने व्यू को शेयर कर सकता है. ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम भी दिए जाते हैं जिसमें लाइव प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री के प्रॉब्लम पर वर्क करना सिखाया जाता है. इंटर्नशिप के बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है. तो डे 1 में हमें क्या क्या सीखना है आज उस पर फोकस करते हैं. सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्म को हम डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम. इसके बाद हम टूल्स देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं जो प्रॉब्लम का एनालिसिस किया जा सकता है. ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसे भी हम यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे और उसे हम डीप स्टडी करेंगे. इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रॉब्लम का एनालिसिस कैसे किया जाता है वो स्टेप समझेंगे. कंप्यूटर प्रोग्राम को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, पहला तो फ्लो चार्ट के द्वारा और उसके बाद एल्गोरिथम के द्वारा. आज हम आखिरी में एल्गोरिथम के एग्जाम्पल्स देखेंगे, ट्रेसिंग कैसे करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम उसे समझेंगे, फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल और एक कंप्लीट प्रोग्राम सी का देखेंगे. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कंप्यूटर. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन that can store, that can find and arrange information, that can calculate amounts and control other machine. Computer can be programmed. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख भी रहे हैं. तो जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें to carry out sequence of arithmetic and logical operation automatically. तो प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को इंस्ट्रक्ट करते हैं और जो ऑटोमेटिकली रन होते हैं एक के बाद एक. दैट इज नोन एज ए सीक्वेंस. मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म जेनेरिक सेट ऑफ ऑपरेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये आपका यूनिवर्सल ऑपरेशन की तरफ भी प्रोग्राम बना सकते हैं. एंड दिस प्रोग्राम बेसिकली enables computers to perform wide range of tasks. तो हमारे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं.
नाउ सबसे पहले अब हम डिफाइन करेंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम इज ए कंप्लीट कंप्यूटर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा पेरिफेरियल। अगर ये तीनों को हम एक साथ रखेंगे तो हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट माना जाता है। दिस टर्म may also refer to as a group of computer। अगर मैं एक कंप्यूटर के साथ साथ और भी कंप्यूटर एक साथ रख के उससे कुछ काम करना चाहूंगा, that are like linked and function together, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर क्लस्टर। अब देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए collection of instruction that can be executed by computer to perform specific task। यहां पे मैं स्पेसिफिक टास्क के ऊपर आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरा टास्क है डिस्प्ले ADCB। इसका लॉजिक आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि ये चीज एक ही जगह प्रिंट करना है, ऐसा लॉजिक बनाना है ADCB। तो इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन कैसे करना है जिससे कि ये हमें आउटपुट मिले। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूजुअली रिटन बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कौन बनाएगा? कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाएगा। इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे जो लैंग्वेज आती है या जिस लैंग्वेज की मार्केट में या इंडस्ट्री में जरूरत है, या जिस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो लैंग्वेज की जरूरत है वो उसे सेलेक्ट करेगा। फ्रॉम द प्रोग्राम इन इट्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ सोर्स कोड, यानी जो प्रोग्रामर लिखता है प्रोग्राम वो ह्यूमन रीडेबल होता है जिसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। और कंपाइलर और असेंबलर कैन डिराइव ए मशीन कोड that is a form consisting of a instruction that the computer can directly execute। तो मशीन कोड कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है और सोर्स कोड से मशीन कोड बनाने का काम कंपाइलर या फिर असेंबलर के द्वारा होता है। A computer program may be executed with the aid of interpreter। तो ट्रांसलेटर में 3 प्रोग्राम होते हैं, या तो आप कंपाइलर ले सकते हैं या असेंबलर ले सकते हैं या फिर इंटरप्रेटर ले सकते हैं। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। और अगर आपका प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है तो असेंबलर के द्वारा उसे मशीन कोड में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हैं। तो हमने कंप्यूटर प्रोग्राम भी समझ लिया है। अगर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन या मैं उसे लाइब्रेरी के फॉर्म में बना दूं जो कि हमारे कॉमन डेटा पर काम करता है तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that is library and related data are referred to as software। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्लासिफाइड भी कर सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट डोमेन में। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में बी कैरेक्टराइज along functional lines such as application software and system software। तो ये 2 डोमेन है सॉफ्टवेयर के। इसके बाद बहुत सारे अलग भी डोमेन बनते हैं। तो ये जो 2 डोमेन है ये आपके 2 ब्रांच सॉफ्टवेयर के बनाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम कोई
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं या कोई टास्क का ऐप बना रहे हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी अगर हमारे हार्डवेयर के लिए किसी टाइप का भी इंटरफेस बनाना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, इन्हें हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। द अंडरलाइंग मेथड यूज फॉर some calculation or manipulation is known as a algorithm। तो यहाँ पे एल्गोरिथम को मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम का माइंड होता है या फिर वो लॉजिक होता है। इसके द्वारा ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा बनाए जाते हैं। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो प्रोग्राम है उसकी रूपरेखा एल्गोरिथम से ही डिराइव की जाती है। तो पहले हमारे पास माइंड में एल्गोरिथम आएगा और उसके बाद प्रोग्राम बनता है। द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज इज रिफर्ड टू एज डेटा स्ट्रक्चर। हम डेटा को भी एक पर्टिकुलर रूप में या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जिसे हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 5 डेटा दिए हैं, इसे मैं 2 तरीके से, जैसे C1 है, इसे मैं 10, 20, 30, 40, 50 से मैं 10, 20, 30, 40, 50 यानी C1 सेट और C2 सेट बना सकता हूँ। तो ये सेट A हो गया और सेट A में आपको C1 सेट हो गया और C2 सेट हो गया। तो इस तरीके से सेट बन जाने से हमारे पास एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को मैनिपुलेशन इजी ढंग से हो जाता है। अब हम देखते हैं टूल्स जो कि प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा टास्क क्या है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको एक टास्क रिटर्न में दिया है, पर बहुत कम जगह रिटर्न में मिलता है। हमको एक थॉट मिलता है और थॉट से हम प्रॉब्लम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न प्रॉब्लम है वो है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एड ऑफ 2 नंबर, दैट इज ए और बी। ए और बी का हमें यहाँ पर एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें उसे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिसिस में हम ये पता करेंगे कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। तो यहाँ ऐड करना है यानी कि प्लस साइन यूज होगा। अब हमें यहाँ पर ये चीज समझ लेना चाहिए कि अगर a की वैल्यू अगर 5 है और b की वैल्यू 6 है तो हमें फॉर्मूला के द्वारा c इज इक्वल टू a प्लस बी के द्वारा समेशन या एडिशन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा a का 5 वैल्यू और b का 6 वैल्यू, तो हमें मिल रहा है c की वैल्यू 11। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हमें बनाना है इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, टॉप टू बॉटम है कि बॉटम टू टॉप है कि लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है। इसके बाद टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे। एल्गोरिथम में हम अपने फ्लो चार्ट की लैंग्वेज को टेक्स्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, स्टार्ट के बाद 1 2 3 स्टेटमेंट है और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड होगा। तो धीरे धीरे हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें अपने प्रोग्राम को एक ट्रेस करना पड़ेगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ ड्राई रन प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्यूटर का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 केस लिए हैं, केस 1 और केस 2। तो ये केस 1 और केस 2 ये बता रहे हैं कि अगर केस 1 में हमारे पास 2 डेटा है, यानी a की वैल्यू 50
बी की वैल्यू 60, तो सी की वैल्यू 110 यानी 110 आनी चाहिए। केस 2 में हम ये देखेंगे एक और डेटा सेट। इस डेटा सेट में हमें ये पता चलना चाहिए कि ए की वैल्यू अगर 100 है और बी की वैल्यू 200 है तो हमारे को आंसर 300 मिलना चाहिए। तो ये मेरा ड्राई रन है और इससे मुझे ये समझ में आ गया कि अगर ये इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा। यही चीज मैं प्रोग्राम को कंप्यूटर के द्वारा जब रन करके देखूंगा तो उसे मैं बोलूंगा टेस्टिंग प्रोग्राम। तो अब हम मेरा नेक्स्ट स्टेज आ गया कि कंप्यूटर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में ये एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। तो उसमें मैं चाहूँ तो सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन या फिर वेब ऐप, जो भी आपको बनाना है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस प्रोग्राम में हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग के लिए हमारे पास रिसोर्स क्या है? रिसोर्स है एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट। ठीक है, इनके द्वारा ही हम कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग के लिए हमें एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम कीबोर्ड के द्वारा प्रोग्राम को राइट करेंगे। जब प्रोग्राम हमारा पूरी तरीके से रिटर्न हो गया, जब प्रोग्रामर ने उसे राइट कर दिया, टाइप कर दिया और सेव कर दिया, अब उसका काम है कि उस प्रोग्राम को रन करना। अब वो प्रोग्राम रन होगा तो उसमें कोई भी एरर नहीं होंगे। एरर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वार्निंग और एक होता है सिंटेक्स एरर। तो वार्निंग का मतलब ये है कि आपके पास कुछ चीजों का अगर इसके अंदर में जो सेंस है वो थोड़ा सा कंसिडरेबल है तो उसे हम लोग वार्निंग में लेके जाते हैं। लेकिन एरर जिसमें कि सिंटेक्स एरर या सिमेंटिक एरर दो होते हैं, सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर। तो सिमेंटिक एरर को हम कंसीडर कर सकते हैं लेकिन सिंटेक्स एरर को कंसीडर नहीं करते। अगर मैंने कोई प्रोग्राम में एडिशन करना है तो एडिशन के लिए मुझे प्लस का साइन यूज करना ही करना है। लेकिन अगर मैंने माइनस का साइन यूज कर लिया तो ऑपरेशन तो होगा लेकिन एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये सेंस जो सिमेंटिक में आता है इसे हम कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर बोला है कि ए और बी का एडिशन करना है तो मैंने यहां पर अगर ए और सपोज मैंने एम ले लिया तो भी ये आपका प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सोचा था वो आपने नहीं लिया। तो ये भी एडिशन का प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कोई सिंटेक्स, जिसे मैं सपोज बोलता हूँ प्रिंट एफ, अब प्रिंट एफ की जगह मैंने लिख दिया प्रिंट फाइल और मैंने अपना प्रोग्राम बना दिया, तो इस समय ये मेरा सिंटेक्स एरर में आएगा। क्यों? क्योंकि सिंटेक्स में प्रिंट एफ ही कंसीडर किया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से सही है, जिसमें एरर नहीं है, वार्निंग नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें केस 1 और केस 2 को चेक करना है। अगर दोनों का आंसर वाई वाई यानी यस यस आता है तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और हम अब इसका कुछ प्रोडक्शन करना है या इसे हमें सेल करना है, जो भी करना है फिर हम इसके बात करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाने के पहले एक ब्लॉक डायग्राम जरूर समझ लें, क्योंकि ये माइंड में रहना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर में कोई भी चीज को रन करने के लिए सबसे पहले डेटा सेट की जरूरत होती है। तो देखिए, डेटा सेट को हम इनपुट बोलेंगे। यहां से हम इनपुट करेंगे। सबसे पहले इनपुट करने के बाद प्रोग्राम के द्वारा इनपुट हमारे मेन मेमोरी में जाएगा और हो सकता है उस पर कुछ ऑपरेशन करना है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में वो डेटा जाएगा। उसके बाद अब इसे हमें आउटपुट करना है या एक्सिलरी स्टोरेज में रखना है, तो ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के द्वारा तय करेंगे। इन सब को मैनेज करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है जो सबको बांध के रखता है, सबको मैप करके रखता है, सबको सिंक्रोनाइज करके रखता है। एनी हाउ, जो भी इनपुट है और इंस्ट्रक्शन के द्वारा
प्रोग्राम टास्क के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो आउटपुट एज ए रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, यानी लेफ्ट में राइट है, इनपुट है, और राइट में आउटपुट है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सपोज करिए कि मैं वही प्रोग्राम ले रहा हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं, एवरेज भी निकाल रहे हैं। हमें 2 नंबर के जगह 3 नंबर ले लिया है, तो 3 नंबर का एडिशन करना है और 3 नंबर का एवरेज लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें एक्चुअल में एक थॉट को जनरेट कर रहे हैं। देखिए थॉट, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि थॉट इस तरीके से हो सकता है कि आई हैव 3 नंबर, तो मेरे पास 10, 20, 30 नंबर हैं, और अगर मैं इसका सम निकालना चाहता हूं, तो जब इसका सम निकालूंगा तो मुझको क्या मिलना चाहिए, तो सम मिल जाएगा यहाँ पे 60। सम के बाद मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना मिलना चाहिए मेरा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर मिलेगा एवरेज इज 20। तो ये मेरा एक थॉट हो गया कि हमें करना क्या है। 3 नंबर लिए मैंने, तो 3 नंबर को मैं ए बी सी के नाम से रिकॉग्नाइज करूंगा। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, एड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद एवरेज मुझे निकालना है, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे आप, ऐड डिवाइड बाय 3। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐड का फॉर्मूला आपके प्रोग्राम में गिवन नहीं है, वो वर्डिंग में दिया हुआ है, आपको इसका फॉर्मूला बनाना आना पड़ेगा। तो ये हमने सीखा है अपने स्कूल स्टैंडर्ड में कि इस तरीके से कैसे काम करना है। तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से आती है। अब यहाँ से हमारा जो 3 स्टेप बनते हैं, ये कंप्यूटर के स्टेप्स हैं, इसे हमें एक एक करके समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, फाइंड इनपुट, ये पहला टास्क होगा। तो इससे आपको पता करना है कि किस तरीके से इनपुट होगा। तो फाइंड इनपुट ए बी सी, तो जो भी हमने आइडेंटिफायर बनाया है उसका अननोन कहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसका वैल्यू हम कीबोर्ड से इनपुट में लेंगे। फिर आता है फाइंड कैलकुलेशन। तो जब हम फाइंड कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने फॉर्मूला को यूज करना है कि ऐड, जो भी वैल्यू है इसमें आ जाएगी, और एडिशन के बाद वैल्यू ऐड में ट्रांसफर होगी। जैसे ही ऐड में ट्रांसफर होगी, तो ऐड को डिवाइड करेंगे 3 से और हमें एवरेज मिल जाएगा। अब आएगा फाइंड आउटपुट। तो आउटपुट को हमें फाइंड करना है, मतलब हमें अपने स्क्रीन में डिस्प्ले करना है। तो कौन कौन सी चीजें आउटपुट में लानी है, एक ऐड लाना है और एक एवरेज लाना है, और इन दोनों की वैल्यू हमारे पास पहले से तय है। तो ये 3 स्टेप हैं, 1 2 3 मैं बोलूंगा, और इनके द्वारा आप अपने प्रोग्राम को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कभी भी भूलेंगे नहीं, इसी चीज को बार बार समझाने की जरूरत होती है, और एक बार अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूं यहाँ तक आपने सब चीजें अच्छे से समझ ली है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन बताने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल लेने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड सिंबल क्या है, स्टार्ट, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो आप ये ओवल बना सकते हैं, एंड करना है तो ओवल बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम का एक सिंबल, मतलब इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एरो बनाना है, क्योंकि इससे हमको बॉक्स को सबको जोड़ने हैं। तो हमें ये पता करना चाहिए कि ये टॉप टू बॉटम जा रहा है कि बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो इसको हम एरो बोलेंगे। ये एरो आपका रिलेशनशिप करेगा कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स कैसे जाना है। इनपुट आउटपुट करने के लिए पैरेललोग्राम है, इसमें अंदर में आप इनपुट लिखेंगे, जो जो वेरिएबल आपको रीड करनी है वो डालेंगे। अगर आपको इसके लिए आउटपुट करना है तो यहाँ पर आउटपुट लिखेंगे, यहाँ पर आप उसका ऐड या फिर एवरेज लिखेंगे। अब हमें कोई प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस का मतलब जैसे ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डिसीजन के लिए ये डायमंड बॉक्स का यूज करेंगे, यहां से हमारे
एक्चुअल में ब्रांच निकल के आएगी, जैसे एक ट्रू या फिर एक आपका फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिंबल्स को आप याद रखेंगे तो ही जल्दी से फ्लोचार्ट बन सकता है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है जहां पर हर बॉक्स को यूज करके आपको बताया है। जैसे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, देखिए यहाँ ओवल आ गया। ये जो आपके पैरेललोग्राफ है ये इनपुट है ना, पावर ऑन, वैक्यूम ऑन, पावर ऑन। तो ये बेसिकली एक आईओटी का प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बने हैं, ये रेक्टेंगल बॉक्स बेसिकली प्रोसेस का काम कर रहे हैं। डायमंड साइन से देखिए दो एरो निकल रहा है, एक नो की तरफ है, एक यस की तरफ है। तो ये डिसीजन ले रहा है कि अगर नो है तो हमें क्या करना है। फिनिश्ड रूट अगर नो है तो बैटरी लो हो सकती है, बैटरी लो नहीं है तो वैक्यूम फुल हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। प्रोग्राम टाइप करने के पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, ये करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करनी पड़ती है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज नथिंग बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। केवल दो स्टेट होगा एल्गोरिथम में, पहला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है, ये एक फॉर्मूला है यूज फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे एल्गोरिथम को एज ए प्रोसीजर, एज ए फॉर्मूला बनाया जाता है। It is also based on the conducting a sequence of specified action. जो भी आपका सीक्वेंस है स्पेसिफाइड रहेगा उसका एक्शन लेगा ये, इन विच दिस एक्शन डिस्क्राइब हाउ टू डू समथिंग, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू समथिंग। इसको अगर आप समझ जा रहे हैं तो वो एल्गोरिथम को भी हम समझा पा रहे हैं। आपको समझना है, जैसे हम समझेंगे वैसे ही कंप्यूटर भी समझेगा। एंड योर कंप्यूटर विल डू इट एग्जैक्टली दैट वे एवरी टाइम। तो जैसे आपने समझा वैसे ही कंप्यूटर वहां पर रिएक्ट करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिथम की क्या क्या बन सकती है, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनती है that is known as a your precision। तो precision का मतलब है कि हर इंस्ट्रक्शन, हर स्टेप्स प्रिस्क्राइब, इस पे प्रिसाइज होना चाहिए। हर स्टेप, द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड, इतना क्लियर होना चाहिए कि उसे हम अगर समझ सकते हैं तो कंप्यूटर भी समझ सकता है। यूनिकनेसनेस, तो आपके जितने भी स्टेप्स है वो यूनिक्स होने चाहिए, इससे कि हमारा प्रोग्राम टास्क ओरिएंटेड बन सके। तो इट विल रिजल्ट ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग स्टेप्स। भाई आप 1 से 2 में जा रहे हैं तो 1 का रिजल्ट लेके 2 में इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1-2, तो इसका मतलब क्या है, 1 का जो आउटपुट है वो 2 के लिए इनपुट बन जाएगा। अगर 2 का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो 3 के लिए वो 3 के लिए क्या बन जाएगा, 3 के लिए बन जाएगा इनपुट। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। देन फाइनेटनेस, तो फाइनेटनेस का मतलब क्या होगा, जो भी हमारा एल्गोरिथम का स्टेप है दैट शुड बी गिव द रिजल्ट, एग्जीक्यूट होना चाहिए। वो ऐसा ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड हो गया तो फिर लूप में फंस सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में एल्गोरिथम में इनपुट होना बहुत जरूरी है। तो इनपुट इज ए वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल रिसीव डेटा फ्रॉम योर कीबोर्ड। किसी भी एल्गोरिथम में आउटपुट होना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम रिजल्ट पता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स जर्नलिटी। जर्नलिटी मीन्स योर प्रोग्राम, योर एल्गोरिथम शुड अप्लाई टू द सेट ऑफ द इनपुट। यानी आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो हो सकता है इंडिविजुअल A+B के लिए बनाया हो, पर ऐसे हमारे पास अगर A सेट है, B सेट है, तो उसके ऊपर भी तो ये काम करना चाहिए। ये A सेट है आपका, ठीक है। तो दिस इज द योर सेट A एंड प्लस सपोज B,
तो ये आपका क्या है, सेट बी। तो इस तरीके से अगर आपने काम कर लिया तो ये आपका प्रोग्राम जनरलाइज बन सकता है। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम आपने बना लिए, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे शॉर्ट एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गोरिथम्स के भी अलग अलग कैरेक्टर प्रॉपर्टीज रहती हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल बाय स्क्वायरिंग एल्गोरिथम, देन स्ट्रिंग मैचिंग एंड पार्सिंग एल्गोरिथम, देन प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग एल्गोरिथम। तो इस तरीके के बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो एक एक करके आपको सेमेस्टर या फिर आपको अपने सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए एल्गोरिथम कैसा दिखता है ये थोड़ा समझने की कोशिश है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक टास्क दिया है कि फाइंड सम ऑफ 5 नंबर, और 5 नंबर का आपको सम निकालना है। तो देखिए फ्लो चार्ट में यहाँ पर बताया है कि लेट सम इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0। तो सम मतलब जो आपका समीशन है वो इनिशियली 0 है, काउंट यानी 5 नंबर रीड करने हैं उसके लिए इनिशियली 0 है। इसके बाद आपको इंटर एन करना है, पहला नंबर रीड करना है, उसको सम कर देना है। तो इनिशियली सम 0 है, तो जो आपका एन आएगा वो यहाँ पर सम हो जाएगा। लेट यूर एन इज 1, तो 0 प्लस 1 बिकम एज ए 1, तो फाइनल सम हो गया 1। अब काउंट कितना हो गया, काउंट आपका 0 है, 1 इसमें जुड़ गया, तो सेकंड नंबर हो गया। अब ये चेक कर रहे हैं कि आपका जो काउंट है वो 5 से छोटा है कि नहीं। अगर ये 5 से छोटा है तो फिर से सेकंड नंबर रीड करेंगे, और इस तरीके से जब ये 5 हो जाएंगे या 5 से बढ़ जाएंगे तो ये रिजल्ट नो देगा और हम अपना प्रिंट सम कर सकते हैं। अब इसको एल्गोरिथम में देखिए कैसे बताएंगे। एल्गोरिथम में बताया है कि इट विल बी इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस हो गया। ये आपके एक्चुअल में रेक्टेंगल बॉक्स में बना है, इसलिए ये प्रोसेस में आ गया। इंटर एन, ये इनपुट आउटपुट है। देखिए ये आपका किस में बनाया है, पैरेललोग्राम में बनाया है। फिर फाइंड सम इज इक्वल टू एन एंड इंक्रीमेंट बाय द काउंट 1, तो ये भी प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ये हमने बनाया है रेक्टेंगल बॉक्स। इसके बाद देखिए हमने डिसीजन लिया है, तो ये डायमंड बॉक्स में बनाया है, और यहाँ पर सब जगह देखिए एरो लगे हुए हैं, ये बता रहा है कि हमें टॉप टू बॉटम जाना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट सम हो रहा है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, और स्टार्ट एंड स्टॉप देखिए यहाँ पर ओवल बने हुए। तो ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम आपको यहाँ पर मैं क्लियर एग्जांपल से बता दिया। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम को ट्रेसिंग कैसे करेंगे। देखिए ट्रेसिंग के लिए मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि 6 स्टेटमेंट है, यहाँ पर 6 इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा है नंबर इज इक्वल टू 3, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन में लिखा है प्रिंट इज इक्वल टू नंबर, फिर लिखा है फॉर आई फ्रॉम 1 to 3, फिर लिखा है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 5, देन प्रिंट नंबर एंड प्रिंट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसको हम कैसे समझेंगे कि हर स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेसिंग टेबल बना दिया है। तो ट्रेसिंग टेबल क्या है, सबसे पहले तो एक लाइन का कॉलम बनाया है, फिर एक अननोन जो नंबर है ये वेरिएबल इसका कॉलम बनाया है, फिर आई यहाँ पर वेरिएबल है उसका कॉलम बनाया है, फिर यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 1 नंबर इज इक्वल टू 3, तो देखिए 1 के सामने क्या लिखा है, 3 लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रिंट नंबर है, तो यहाँ पर वैल्यू नंबर की कितनी हो गई, 3 इंस्ट्रक्शन 1 में। तो स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन 2 में क्या हुआ, देखिए इंस्ट्रक्शन 2 में यहाँ पर 3 दिख रहा है। फिर यहाँ पर फॉर आई फ्रॉम 1 to 3 है, यानी कि आई की वैल्यू 1 से 3 चलेगी। देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू स्टेटमेंट 3 में देखिए 1 हुई, तो जैसे ही 1 हुई तो यहाँ पर और एक आपके पास में नंबर का यहाँ पर एडिशन हो गया, क्योंकि नंबर पर 5 जुड़ रहा है, तो 5 + 3 यहाँ पर 8 हो गया। फिर प्रिंट को मैंने नंबर को प्रिंट करा दिया। अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट इज 2 के बाद हम फिर से जो 8 नंबर है उसमें 5 और जोड़ेंगे, तो 8 + 5 13 हो जाएगा।
फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ i की वैल्यू 3 हो गई। अब इस तरीके से 13 को हम फिर 5 से एडिशन कर देंगे, यहाँ 18 हो गया, 18 को प्रिंट कर देंगे, तो ये लूप कंप्लीट हो गया। अब हमारे को प्रिंट क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है उससे हम बाहर आ जाए। तो इस तरीके की ट्रेसिंग आपके माइंड में होनी चाहिए पहले। अगर कहीं पर भी प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको यही समझना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स को हम यूज कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती है। तो ऐसी तमाम लैंग्वेजेस हैं, जावा है, लिब्स है, वीबी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ है, एल्गोल है, पास्कल है, शेल प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो उसमें से हमको जो चाहिए वो हम यूज करेंगे। जैसे आज हम यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ह्यूमन रीडेबल जो है वो हाईएस्ट लेवल में हमें लैंग्वेजेस से ही पता चल जाता है। ये हाईएस्ट लेवल में देखिए इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है ना, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा रीडेबल है। जैसे पर्ल में, पाइथन में, शेल में, जावास्क्रिप्ट में आप जो प्रोग्राम लिखेंगे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसके लिए इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इसके इंटरप्रेटर लगेगा इसको ट्रांसफर करने के लिए। और ये लैंग्वेज धीरे 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 करते हुए देखिए मशीन कोड के पास आएंगी। ये बहुत दूर है, मतलब मशीन से ये पाइथन जो पर्ल लैंग्वेजेस हैं बहुत दूर है। उन्हें हमें बहुत सारे तरीके से वापस लाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हाई और मिडिल लेवल लैंग्वेज में सी और C++ आ जाता है। और इसके बाद असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम अगर यहाँ पर अपने डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर पे काम करना है तो हमें डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज में काम करना चाहिए। और अगर हमें एप्लीकेशन में काम करना है तो हमें हाईएस्ट लेवल में जाना चाहिए। ठीक है। अब हमको अगर मशीन लैंग्वेज, मशीन में तो लिखना बहुत मुश्किल है, ज्यादातर नहीं लिखते हैं लोग। और इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो बाइनरी कोड है, तो हम बाइनरी कोड में भी नहीं लिखते हैं। इट इज ए वेरी लो लेवल कंसेप्ट टू द योर मशीन। ठीक है। तो लैंग्वेज की लेवल देखिए हाई से लो कैसे जा रहे हैं। फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड। अगर आपने प्रोग्राम पाइथन में लिखा है तो अगर मेरा मतलब कंप्यूटर फास्ट नहीं है तो बहुत समय लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि ये बहुत दूर है कंप्यूटर के। अगर मैंने बाइनरी कोड में प्रोग्राम लिखा है तो बस चुटकी बजाओ और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। ह्यूमन रीडेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जो हाईएस्ट लेवल में है वो ह्यूमन अच्छे से समझ सकता है, और इन कंपेयर टू बाइनरी कोड यहाँ पर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्लासिफाइड होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में क्लासिफाइड होगा। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में बात करें तो एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में ये क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन हाई लेवल में हमारे पास में स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस हैं और जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस स्पेशल होती हैं और कुछ जनरल, जैसे कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन के काम आता है। पास्कल लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज के काम आता है। जनरल पर्पस यानी बेसिक लैंग्वेज है। तो ये सब लैंग्वेजेस होती हैं जो जनरल पर्पस होती है, जिसमें हम कुछ भी काम करते रहते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेजेस के लिए या तो कंपाइलर लगेगा या तो इंटरप्रेटर लगेगा। तो कौन सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर और कौन सी लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे बेसिक लैंग्वेज है या APL है, एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लॉजिक है, या पास्कल लैंग्वेज है या PL1 है, इनके लिए इंटरप्रेटर लगेगा। लेकिन एल्गोल, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, C++, इन सब के लिए क्या लगेगा? कंपाइलर लगेगा। ठीक है। तो ये चीज को आप समझ जाएंगे तो आपके लिए एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का। यहाँ पर हमें 5 to 9 और 2 5 6 का हमें क्या करना है, सम निकालना है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी इसको समझ ही गए होंगे। फिर भी मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा
आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है, ओवल शीट बनाई है जो स्टार्ट और एंड को रिकॉग्नाइज कर रही है। रीड ए, तो यहाँ एक नंबर को रीड किया है। रीड बी, देखिए पैरेललोग्राम बनाया है, तो ये b इज इक्वल टू 256 है। कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए a प्लस बी बनाया है। फिर यहाँ पर हमने सम को आउटपुट किया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझको ऐसा नहीं बनाना था, मेरे को यहाँ पर फिर से क्या बनाना था, आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इसको पैरेललोग्राम बना देता हूँ जिससे कि मेरे को जो गलत है वो नहीं बनना चाहिए। एक सेकेंड, इसको यहाँ से है ना, इसको मैं पैरेललोग्राम का एक वो लेके आता हूँ, फ्लो चार्ट का एक टूल मिल जाए मेरे को। फ्लो चार्ट है, ये मिल गया। ठीक है, इट इज द बेसिकली यूर व्हाट, इट इज नोन एज ए यूर पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट व्हाट यूर सम। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट बनाना पड़ेगा, देन एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं लास्ट में आपको एक और पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बता रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर में देखिए एल्गोरिथम हम बना रहे हैं और फ्लो चार्ट बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट देखिए, सबसे पहले स्टार्ट, रीड ए, रीड बी, देन एरिया। हमें सिंपल सा एरिया निकालना है जिसपे रेक्टेंगल का एरिया है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी कर देंगे और राइट एरिया एंड स्टॉप। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन आपके पास में ये सिंपल से प्रोग्राम से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम बनाएंगे यहाँ पर, स्टार्ट, रीड साइड लेंथ ए, रीड साइड लेंथ बी। तो ए और बी आपने रीड कर लिया, एरिया का फॉर्मूला यूज करिए, ए मल्टीप्लाई बी, एंड इसको डिस्प्ले कर दीजिए। प्रिंट बोलिए या डिस्प्ले बोलिए, बात एक है, एरिया को हम आउटपुट ले सकते हैं। स्टॉप या एंड दोनों का कंसेप्ट करीब करीब सेम है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने सी यूज किया है, तो यहाँ पर इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन, देन ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट, देन हमने डेटा टाइप को यहाँ पर डेटा को डिफाइन किया है इंट ए बी एंड एरिया। फिर प्रिंट हमने एक मैसेज बनाया है जहां पर इंटरसाइड हमें मिलेगा, ए की वैल्यू रीड होगी, फिर इंटरसाइड लेंथ बी मिलेगा, फिर बी की वैल्यू रीड होगी, फिर एरिया इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और एक मैसेज के द्वारा हम उसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये जो बारीकी चीजें हैं आपने आज बहुत अच्छे से समझी होंगी। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपकी आने वाली क्लास भी इससे बड़ी से बड़ी धमाकेदार होगी। तो थैंक यू टू ऑल।